जी बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि इतनी जो बड़ी लिविंग डाइवर्सिटी है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो 2.5 मिलियन तक जो स्पीशीज हैं, तो हम उनको अपनी आसानी के लिए, उनकी शिनाख्त करने के लिए, उनको समझने के लिए ग्रुप्स में तकसीम कर लेते हैं। और ये ग्रुप्स में तकसीम करने का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है जी क्लासिफिकेशन। और बायोलॉजी की वो ब्रांच जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स से रिलेटेड है, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको टेक्सोनोमी कहा जाता है। फिर बेटा हमने बात की कि जब हम टेक्सोनोमी करेंगे, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में तकसीम करेंगे, तो हर ग्रुप जो है उसको बेटा टेक्सोन कहते हैं। यानी कि क्लासिफिकेशन में हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बिना पे जब तकसीम किया, तो जो ग्रुप्स बने, हर ग्रुप को टेक्सोन का नाम दिया। और फिर बेटा टेक्सोन जो है, इनका प्रॉपर एक निज़ाम मुरतब था, यानी कि एक लैडर लाइक इनकी अरेंजमेंट थी, छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। और सबसे छोटा जो हमारे पास टेक्सोन था, डेट वाज स्पीशीज। स्पीशीज के बाद बेटा हमारे पास जीनस था, ठीक है जी। ऊपर सबसे बड़ा हमारे पास था जी किंगडम। और इनके दरमियान जो इंटरमीडिएट टेक्सा थे, उनमें हमारे पास फिर फाइलम था, फिर क्लास थी, फिर ऑर्डर था, फिर फैमिली थी। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट थी, यानी कि लैडर लाइक अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टेक्सा फ्रॉम स्मॉलर टुवर्ड्स लार्जेस्ट, दिस वाज नोन एज टेक्सोनोमिक हायरार्की। और आज बेटा हम अपनी डिस्कशन आगे चलाएंगे सबसे छोटे टेक्सोन स्पीशीज पे। तो अगर बेटा स्पीशीज की हम बात करें, तो स्पीशीज हमारे पास क्या है जी, स्मॉलेस्ट ग्रुप है, या आप कह सकते हैं जी स्मॉलेस्ट टेक्सोन है। यानी कि टेक्सोनोमी में जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, तो क्लासिफिकेशन का जो सबसे छोटा ग्रुप है दैट इज स्पीशीज। और इसको बेटा हम डिफाइन कैसे करेंगे कि एक स्पीशीज जो है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है जो इंटरब्रीड करते हैं आपस में, अमंग देमसेल्व्स, आपस में फ्रीली, आजादाना तौर पर। यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आपस में आजादाना तौर पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद प्रोड्यूस, पैदा करते हैं क्या, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, ऐसे बच्चे जो आगे से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकें। और फिर इनका बेटा थर्ड करेक्टरिस्टिक क्या है कि दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप्स इन नेचर, कि कुदरती तौर पर ये दूसरे ग्रुप्स से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। यहाँ पे इससे मुराद क्या है रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड से, कि बेटा दूसरे ग्रुप्स के साथ, यानी कि दूसरी स्पीशीज के साथ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते कुदरती तौर पर। इन नेचर पर बेटा आपने गौर करना है, यानी कि कुदरती तौर पर ये दूसरी स्पीशीज के साथ रिप्रोडक्शन नहीं करते। और अगर रिप्रोडक्शन ये कर भी लें, तो रिप्रोडक्शन करने के बाद इनसे जो आगे ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, अगर बच्चा पैदा हो भी जाए तो वो स्टीराइल होगा, वो आगे फर्टाइल नहीं होगा। तो ये जो बेटा हमने अभी एक स्पीशीज के तीन करेक्टरिस्टिक देखे हैं, कि स्पीशीज जो है वो उन ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है जिनके पास ये तीन करेक्टर होते हैं। कौन कौन से जी, कि जो आपस में इंटरब्रीड करें, इंटरब्रीड करने के बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करें, और
अपनी तरह के जो दूसरे ग्रुप्स हैं यानी कि जो दूसरी स्पीशीज हैं उनसे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हों। इससे मुराद ये है कि वो उनके साथ इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस ना करें। अभी ये जो बेटा हमने तीनों कैरेक्टर्स देखे हैं, यानी कि ये वाली जो डेफिनेशन है, इट इज अप्लाइड ऑन दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जिनमें बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ये डेफिनेशन उन पर अप्लाई होगी। तो दूसरी तरफ वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, यानी कि ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उन पर बेटा ये जो क्राइटेरिया है ये अप्लाई नहीं होगा। फिर उनको हम स्पीशीज का दर्जा देने के लिए बेटा उनकी फिजियोलॉजी को, उनकी बायोकेमिस्ट्री को, उनकी जेनेटिक्स को, उनकी साइटोलॉजी वगैरह जो है उनको बेस बनाकर फिर उनको स्पीशीज का दर्जा देंगे। ठीक हो गया जी। तो ये जो तीनों कैरेक्टर्स बेटा मैंने आपको स्पीशीज की डेफिनेशन में बताए हैं, ये अप्लाई होते हैं किस पर जी? उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती उनमें हम इंटरब्रीडिंग को क्राइटेरिया नहीं बनाएंगे, यानी कि ये एक कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं होगा उनमें। फिर उनको हम स्पीशीज का दर्जा देने के लिए उनकी फिजियोलॉजी वगैरह, उनकी बायोकेमिस्ट्री वगैरह, जेनेटिक्स, साइटोलॉजी वगैरह को स्टडी करेंगे और फिर उन स्टडीज की बना पे हम उनको स्पीशीज का दर्जा देंगे। तो अभी बेटा ये जो मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई है, दिस इज जस्ट वन कंसेप्ट रिगार्डिंग स्पीशीज। डिफरेंट साइंटिस्ट ने बेटा स्पीशीज के बारे में डिफरेंट कंसेप्ट्स दिए हैं, जिनमें हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल कंसेप्ट है। मॉर्फोलॉजिकल के बाद बेटा हमारे पास एवोल्यूशनरी स्पीशीज कंसेप्ट है। फिर हमारे पास बेटा मेट रिकग्निशन कंसेप्ट है। तो बहुत सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन यहाँ पे जिस कंसेप्ट को हमने डिस्कस किया है, दिस इज मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट मॉडर्न कंसेप्ट रिगार्डिंग स्पीशीज विच इज नोन एज बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। ये जो बेटा हमने अभी स्पीशीज की डेफिनेशन पढ़ी है ना, ये कौन से कंसेप्ट के मुताबिक है जी? दिस इज बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट एंड इट वाज गिवन बाय दिस साइंटिस्ट नोन एज अर्नस्ट मायर। अर्नस्ट मायर ने बेटा ये कंसेप्ट दिया था। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि स्पीशीज जो है ये असल में है क्या, और सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको हम स्पीशीज का दर्जा कैसे देते हैं, और जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्पीशीज का दर्जा देने के लिए हम क्राइटेरिया जो है वो कौन सी चीजों को बनाएंगे। उसके बाद बेटा अगर मजीद स्पीशीज पे डिस्कशन की जाए तो कहता है जी कि हर स्पीशीज जो है, हर स्पीशीज जो है वो यूनिक है, यानी कि मुनफरद है, नुमाया है। कैसे? अपनी मार्फोलॉजी के लिहाज से, यानी कि अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लिहाज से, फिर अपनी एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर के लिहाज से, फिर डिस्टिंक्ट बिहेवियर, यानी कि उसका अपना जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर अपना उसका एक नुमाया बिहेवियर है। फिर इकोलॉजी, यानी कि मखसूस इन्वायरमेंट में वो रहती है, फिर उस इन्वायरमेंट के साथ मखसूस अंदाज में वो रिलेशनशिप बनाती है। उसके बाद उसकी एक डिस्टिंक्टिव फिजियोलॉजी है, यानी कि उसकी बॉडी के डिस्टिंक्टिव फंक्शंस हैं। फिर डिस्टिंक्टिव बायोकेमिस्ट्री एटसेट्रा, यानी कि हर स्पीशीज जो है बेटा वो अपनी मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, डिस्टिंक्टिव बिहेवियर, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी वगैरह, बायोकेमिस्ट्री वगैरह के लिहाज से दूसरी स्पीशीज की निस्बत यूनिक है, दूसरी स्पीशीज की निस्बत मुनफरद है। और मजीद बरा बेटा स्पीशीज के दरमियान जो है वो जेनेटिक एक्सचेंज नहीं होता, यानी कि नेचुरली कुदरती तौर पर जो मुख्तलिफ स्पीशीज हैं, यानी कि डिफरेंट स्पीशीज हैं, वो आपस में जेनेटिक एक्सचेंज नहीं करेंगे। इससे मुराद क्या है बेटा कि कुदरती तौर पर वो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन नहीं करती। ठीक है,
एक दूसरे को अपने जीन्स जो है वो नहीं देती, एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं करती, लेकिन दिस इज नेचुरल, यानी कि ये नेचुरली तौर पर होगा बेटा। लेकिन हम आर्टिफिशियली, हम मसनूई तौर पर हम क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के दरमियान क्रॉस करवा सकते हैं। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो हैं वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। और इसकी आपने बहुत ही अच्छी एग्जांपल 9th क्लास में भी पढ़ी होगी कि जब फीमेल हार्स और मेल डंकी का क्रॉस होगा तो जो म्यूल प्रोड्यूस होगी दैट इज एन आर्टिफिशियल क्रॉस। ठीक है, वो नेचुरली बेटा कुदरती हालात में वो इस तरह का क्रॉस नहीं होता, दैट वाज एन आर्टिफिशियल मैकेनिज्म। तो उसके बाद बेटा स्पीशीज के बारे में हमने डिस्कस किया। तो स्पीशीज क्या था जी, हमारे पास क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट। ठीक है, फिर तमाम स्पीशीज को जो मिलती जुलती हैं उनको हम प्लेस करते हैं किसके अंदर जी, जेनरा के अंदर, जीनस के अंदर। फिर जीनस से फैमिली, फैमिलीज को आगे आर्डर्स में, आर्डर्स को आगे क्लासेस में ग्रुपिंग करेंगे, क्लासेस आगे फाइलम में ग्रुप की जाएंगी, और फाइला फाइला जो है वो आगे किंगडम में उनका ग्रुप जो है वो बनाया जाएगा। और यहाँ पे बेटा एक और पॉइंट जिस पर गौर करने की जरूरत है वो क्या है जी, कि मेंबर्स ऑफ लोअर कैटेगरीज रिजेंबल मोर। इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है बेटा, वो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि अगर हम बात करें ना स्पीशीज की, तो जो एक ही जेनरा की स्पीशीज होंगी वो आपस में ज्यादा मिलती जुलती होंगी, लेकिन जो क्लासिस वाली कैटेगरी है या जो फाइला वाली कैटेगरी है उनमें आगे बेटा डिफरेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा नुमाया हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेटा उसका ये स्टेटमेंट जो उसने लिखी है, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो छोटी कैटेगरीज होती हैं, जो छोटे टैक्सा होते हैं, यानी कि स्पीशीज हो गई, जेनरा हो गए, फैमिलीज हो गई, आर्डर्स हो गए, उनमें रिजेंबलेंस ज्यादा होती है, जबकि उनसे बड़े जो टैक्सोन होते हैं, बड़े टैक्सा होते हैं, उनमें रिजेंबलेंस बहुत ही कम होती है। मसलन आप देख लें बेटा कि आप एक तरफ क्लास में मेलिया की, क्लास में मेलिया के आर्डर्स देख लें, ठीक है, दूसरी तरफ बेटा आप देख लें जी क्लास रेप्टिलिया के आर्डर्स को। तो क्या होगा कि जो क्लास में मेलिया के आर्डर्स हैं बेटा जितने भी, उनमें ज्यादा सिमिलैरिटी होगी, लेकिन जब आप क्लास में मेलिया और क्लास रेप्टिलिया दोनों को कंपेयर करेंगे तो इनमें बेटा रिजेंबलेंस कम हो जाएगी। यानी कि छोटी कैटेगरीज जो हैं या छोटे जो टैक्सा हैं वो एक दूसरे से ज्यादा मुशाबहत रखते होंगे बनिस्बत बड़े टैक्सा के। यानी कि जैसे जैसे ग्रुपिंग में हम हायरार्की में ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो रिजेंबलेंस जो है वो कम होती जाएगी। और यहाँ पे बेटा वो हमें टेक्सानोमी के बारे में, एक प्लांट है जी उसके बारे में वो बता रहा है जी, जी मेस। ठीक है, जी मेस जिसको बेटा हम कॉर्न भी कहते हैं, यानी कि मकई के पौधे की उसने क्लासिफिकेशन की है। कि हम क्लासिफिकेशन यहाँ पे वो प्रैक्टिकली करके बता रहा है कि अगर हम बात करें तो मकई का पौधा बेटा टेक्सानोमिक हायरार्की के मुताबिक हम देखते हैं कि इसका किंगडम कौन सा है जी, प्लांटे। फिर किंगडम के बाद बेटा छोटा ग्रुप कौन सा होगा, फाइला। तो इसकी डिवीजन या फाइला जो है दैट इज एंथोफाइटा। और यहाँ पे बेटा आप एक चीज याद रखेंगे कि प्लांट्स की क्लासिफिकेशन में हम वर्ड यूज करते हैं डिवीजन, और एनिमल्स की क्लासिफिकेशन में हम वर्ड यूज करते हैं फाइलम। ठीक है, तो इसकी डिवीजन या फाइला कौन सा जी, ट्रैकियोफाइटा या एंथोफाइटा। फिर उसके बाद क्लास की बात करें तो क्लास इसकी है जी एंजियोस्पर्मी। ऑर्डर, ऑर्डर की बात करें तो पोएल्स, फैमिली पोएसी। जीनस की बात करें तो जी, और स्पीशीज की बात करें तो मेस। ये बेटा आपको वो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है जी कि राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ जी मेज या राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न प्लांट, कि मकई के पौधे की क्लासिफिकेशन लिखें। तो आप ये सारी लिखेंगे
कि उसका किंगडम कौन सा है, उसकी डिवीजन कौन सी है, उसकी क्लास कौन सी है, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज एटसेट्रा, ये सारा आप लिखेंगे उसमें।